तो एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो रॉड दिए गए हैं, दोनों रॉड को सीरीज में जोड़ा गया है और इस एंड का टेम्परेचर जो है वो बताया गया है हमें 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो जंक्शन है दोनों रॉड्स का, इस जंक्शन का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले इन दोनों रॉड्स का हम लोग क्या करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा L/2K इंटू 2A और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा L/K। ठीक, अगर इसको मान लिया जाए R तो ये आ जाएगा R/4। ठीक, तो जैसा कि हमने कहा कि इस कंडक्शन की थ्योरी को सबसे अच्छा हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी लगाएं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी लगाते हैं। कैसे देखेंगे कि जो पहला रेजिस्टेंस है R1, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एक सर्किट बना देते हैं। ठीक है, ये सर्किट हो गया, यहाँ पर एक अलग रेजिस्टेंस है और इसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक, इसमें जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बैटरी जोड़ते थे वैसे यहाँ पर हम लोग बैटरी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बैटरी का यहाँ का पोटेंशियल मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का पोटेंशियल मानेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 - 0। ठीक है, ये हो गया। और अपने पास दो रेजिस्टेंस है, ये है R1, इसका रेजिस्टेंस है R/4 और ये है R2, इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक, तो जो हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया करते थे उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट का मतलब R1 प्लस R2 यानी R/4 प्लस R, तो ये हो जाएगा 5R/4। ठीक, तो जो थर्मल करंट होगा इस सर्किट से, थर्मल करंट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं ΔT/R इक्विवेलेंट। तो ΔT आएगा 100 - 0 यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5R/4 यानी ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 80/R। तो इतना हीट करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे, अब देखेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 100 है और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, वैसे इसमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ तक सेम टेम्परेचर रहेगा, या यूँ कहें कि सेम पोटेंशियल रहेगा, थर्मल पोटेंशियल। अब यहाँ से जैसे ही आगे जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना, I इंटू R। यहाँ का जो R है यानी जो रेजिस्टेंस है वो है R/4। अब ये यहाँ का पोटेंशियल आ गया, या यूं कहें कि यहाँ का टेम्परेचर आ गया, तो इसको हम लोग इक्वल टू T लिख सकते हैं। तो ये आया 100 माइनस ये जो थर्मल करंट है वो आया है अपना 80/R, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ये जो किरचॉफ्स लॉ लगाया हमने, तो थर्मल करंट की जो वैल्यू है यहाँ से 80/R यहाँ पर रखेंगे इंटू रेजिस्टेंस है R/4 इज इक्वल टू T। तो देखेंगे कि R कैंसिल हो जाएगा और ये 4 और ये 80 कैंसिल होकर 20 हो जाएगा। तो 100 - 20 यानी T जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस आ गया। जो T है उसका वैल्यू आ गया 80 डिग्री सेल्सियस, है ना।
तो ये जो टेम्परेचर है ये आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो कंडक्शन की थ्योरी पर बेस्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसमें देखेंगे कि 3 कंडक्टर्स दिए गए हैं हमारे पास, है ना। एक कंडक्टर ये है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, एक ये है जो रेड कलर का दिख रहा है, और एक ये है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। 3 कंडक्टर हैं और इनको 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा गया है। ठीक, ये जो ब्लू कलर वाला कंडक्टर है इसका लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और कंडक्टिविटी है K। जो नीचे वाला कंडक्टर है इसका लेंथ L है, इसका एरिया भी A है, लेकिन इसका जो कंडक्टिविटी है ये है 2K। ठीक, और ये जो ब्लैक कलर का है इसका लेंथ भी L है, इसका एरिया 2K है और इसकी जो कंडक्टिविटी है ये दी गई है 4K। ठीक, हमें पता करना है कि इनका जो जंक्शन है ये जहाँ तीनों मिल रहे हैं इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो सर्किट जैसा प्रॉब्लम से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो ब्लू कलर वाला है और ये जो रेड कलर वाला है ये दोनों ही पैरेलल में होंगे, है ना। इस तरह से 2 रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई करेंगे जो कि पैरेलल में होंगे। तीसरा वाला जो कंडक्टर है जो ब्लैक कलर का है वो इन दोनों के साथ में सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग बैटरी चाहें तो जोड़ सकते हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा 100 - 0। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो बैटरी है यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस। इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे ब्लू वाले का, जो ब्लू वाला कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे तो आएगा L/K × A। ये जो दूसरा है जो रेड कलर का है इसका लिखेंगे L/2K × A। और ये जो तीसरा वाला कंडक्टर है ब्लैक कलर का इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे L/4K × 2A, मतलब कि एक्चुअली में ये हो जाएगा L/8K। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि ये R1 जो है ये है R, तो R2 हो जाएगा R/2 और R3 हो जाएगा R/8, है ना। इस तरह से ये होंगे 3 रेजिस्टेंस। तो अगर हमें इक्विवेलेंट इनका निकालना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो होगा R1 × R2 /R1 + R2, मतलब R1 R2 का इक्विवेलेंट, और उनके साथ में R3 सीरीज में है तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखेंगे कि R1 का वैल्यू है R × R/2 R + R/2 + R3 है R/8। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा R/3, है ना। ये R/3 हो जाएगा और ये है R/8। तो अगर इनका LCM लें तो ये आएगा 24, फिर 8R + 3R, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ गया 11R/24। ठीक, अब हम लोग किरचॉफ लॉ लगाना इसमें शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर 0 डिग्री है, यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो करंट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो करंट की थ्योरी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग इस पर शुरू करते हैं 0 से और इस रास्ते से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ का टेम्परेचर हमें
पता करना है। ठीक, तो अगर यूं कहा जाए कि यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और चूंकि करंट के उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कहेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ तक भी 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ आएंगे तो बढ़ जाएगा। कितना से? I इंटू R से। तो थर्मल करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस है R/8। अब ये जो भी आएगा ये यहाँ का टेम्परेचर बताएगा T। ठीक, तो पहले हम लोग ये करेंगे कि थर्मल करंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। थर्मल करंट की जो वैल्यू होती है हम लोग कहते हैं कि डेल्टा T/R इक्विवेलेंट आता है। तो डेल्टा T हो जाएगा 100 माइनस 0 और R इक्विवेलेंट आया है 11R/24, है ना, यानी 2400/11R। ये हो गया थर्मल करंट। इस थर्मल करंट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 11R, 2400 डिवाइडेड बाई 11R इंटू ये रेजिस्टेंस है R/8 इज इक्वल टू T, है ना। तो ये R और ये R कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के T का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 300/11 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो कंडक्शन की थ्योरी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें 6 आइडेंटिकल रॉड्स दिए गए हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो 6 आइडेंटिकल रॉड्स में जो लेफ्ट एंड है यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो जंक्शन है यहाँ का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक रॉड को अगर एक एक रेजिस्टेंस माना जाए, तो इसका रेजिस्टेंस R माना जाए, तो इन सब का रेजिस्टेंस R होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल रॉड्स हैं। तो अगर करंट की थ्योरी अप्लाई करनी हो तो इनको हम लोग रेजिस्टेंस मान करके कनेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो देखने में एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो एंड है यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैटरी मान सकते हैं और बैटरी को यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखेंगे कि इनका जो रेजिस्टेंस है सबका इक्वल है। तो इसका रेजिस्टेंस R मानेंगे, इसका भी R, यानी हर रॉड का रेजिस्टेंस R है। तो देखेंगे कि अगर इसको पॉइंट C माना जाए, इसको पॉइंट B माना जाए और इसको पॉइंट A माना जाए, तो C और B के बीच में एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है जो कि बैलेंस्ड है। तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, यानी उससे होकर के थर्मल करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो अगर इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आ गया यहाँ पर, और ये R और R मिल करके चूँकि सीरीज में है 2R हो जाएंगे। उसी तरह से ये और ये मिल करके भी 2R हो जाएंगे। फिर ये 2R और ये 2R पैरेलल में है तो वो मिल करके R हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ देखेंगे कि ऐसा सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट B। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 100 है, करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ,
यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 ही होगा। इसके आगे जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो घटेगा, I इंटू R इज इक्वल टू यहाँ का जो टेम्परेचर होगा T के इक्वल होना चाहिए, ठीक। और जो करंट होगा, तो इस सर्किट में अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस 0 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका R और R 2R हो जाएगा। तो करंट सर्किट में इतना फ्लो करेगा इंटू R इज इक्वल टू T। तो इस तरह से T का वैल्यू आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पर हीट स्टोन ब्रिज को का कॉन्सेप्ट यूज किया, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेथड ऑफ सिमेट्री या इनफाइनाइट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर कंडक्शन की थ्योरी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर दिखाया गया है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ दिया गया है L, ये दिया गया है A और ये दिया गया है B, ठीक है। तीनों साइड लेंथ जो है वो डिफरेंट है, ठीक। अब क्या किया जाता है इसमें कि इसका जो लेफ्ट वाला फेस है, ये जो फेस है, इस फेस को रखा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। और जो राइट साइड में जो फेस दिख रहा है, ये वाला फेस, इस फेस को रखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस मटेरियल का अगर कंडक्टिविटी K दिया गया हो, इसकी कंडक्टिविटी K दिया गया हो, तो हमें पता करना है कि इससे कितना हीट करंट फ्लो करेगा, है ना। फाइंड हीट करंट और थर्मल करंट। इसमें हमें 1 डायमेंशनल करंट फ्लो जो है वो एज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो पहला काम हम तो ये करेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये होता है लेंथ बाई K इंटू एरिया, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि करंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस वाले फेस से निकल करके जाएगा ऐसे 0 डिग्री वाले फेस की तरफ, है ना। तो इसमें वैसे तो साइड लेंथ 3 है, L है, A है, B है ना। लेकिन हमेशा जो लेंथ है, लेंथ किसको लेना है, करंट जो जा रहा है, करंट के पैरेलल वाला जो साइड होगा या जो डायमेंशन होगा उसको लेंथ मानना है। और करंट के परपेंडिकुलर जो फेस होगा उसको, उसका एरिया को एरिया लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट के पैरेलल जो लेंथ है वो है L, और करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसका एरिया हो जाएगा A इंटू B। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। और इसलिए जब इसमें थर्मल करंट निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा T बाई थर्मल रेजिस्टेंस। डेल्टा T हो जाएगा 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये आएगा L बाई KAB, यानी 100 KAB डिवाइडेड बाई L, ठीक। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि इसमें ये जो कंडक्टर है इसमें इसका टेम्परेचर 100 नहीं दिया हुआ, है ना, और इसका भी 0 नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमें क्या कहा गया कि इसका जो ऊपर वाला फेस है, यानी कि ये वाला जो फेस है, ये इस फेस को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। तो ऊपर वाले फेस को रख दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके जस्ट नीचे एक फेस है, ये वाला फेस, इस फेस को रख दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर।
तो इसको रख दिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस बार जो करंट फ्लो करेगा वो ऊपर वाले फेस से नीचे वाले फेस की तरफ, है ना। तो करंट इस बार नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो इस बार अगर हमें थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, है ना, ये हो गया फर्स्ट केस में। अब हम लोग दूसरे केस की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जब थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लेंथ बाई के ही लगता है, लेकिन लेंथ किधर लेते हैं, जो करंट का जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल वाला साइड, यानी कि ये बी, ये अब लेंथ बन जाएगा। और एरिया कौन बनेगा, इस करंट के परपेंडिकुलर वाला जो फेस है, ये वाला फेस या ये वाला फेस। तो इसका एरिया लेंगे L इंटू ए, है ना। लेंथ लेंगे इस बार B और एरिया लेंगे L इंटू ए। तो लेंथ हो गया B और K इंटू एरिया के जगह पर लिखें L इंटू ए। तो इस बार जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा डेल्टा T बाई थर्मल रेजिस्टेंस, यानी 100 माइनस 0। थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से रखेंगे B डिवाइडेड बाई KL इंटू ए। तो 100 KLA डिवाइडेड बाई B। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि करंट फ्लो के पैरेलल वाला जो डायमेंशन है उसको लेंथ माना जाएगा, और करंट फ्लो के जो परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा उसको, उसके एरिया को एरिया माना जाएगा। ठीक है, जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने 2 डायमेंशनल करंट फ्लो का एक एग्जाम्पल देखा था, वैसे ही यहाँ भी हीट ट्रांसफर के केस में भी 2 डायमेंशनल हीट फ्लो देखेंगे, है ना। उसके लिए देखेंगे बिल्कुल वैसा ही हमने एक सिलेंडर बनाया है, हॉलो सिलेंडर, जिसका कि इनर रेडियस है R1। इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं, है ना। तो इनर रेडियस है इसका R1 और आउटर रेडियस है R2। ये इसका क्रॉस सेक्शन का जो फिगर है, और ये एक्चुअली में सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर का लेंथ है टोटल L। इसके अंदर जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल है, बीच में हॉलो है। ठीक है, तो इस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो है K। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसके बीच में आइस भर दिया गया, यहाँ पर बीच में आइस भर दिया गया है, और बाहर जो है रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ पर अंदर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का टेम्परेचर है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें हीट कैसे फ्लो करेगा। हीट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही केस हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। तो ये चूंकि हीट फ्लो एक प्लेन में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल हीट फ्लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले अगर इसमें हीट करंट निकालना हो, थर्मल करंट निकालना हो, तो उसके लिए रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंसीडर स्मॉल एलिमेंट्री सिलेंडर, जो कि हॉलो होगा, है ना। एलिमेंट्री hollow cylinder of radius x and thickness dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्री सिलेंडर है पहले उसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले फिगर में दिखाते हैं कि यहाँ से x रेडियस का
और dx थिकनेस का ये अपना एलिमेंट्री सिलेंडर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट्री सिलेंडर का थिकनेस हमने दिखाया है, जिसका रेडियस है x, है ना, और इसका थिकनेस है dx। तो इस एलिमेंट्री सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई के बाई एरिया। लेंथ हम लोग कौन सा लेते हैं, करंट फ्लो के पैरेलल वाला डायमेंशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि करंट फ्लो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में सिलेंडर का सिर्फ थिकनेस है dx, है ना। तो थिकनेस dx को ही लेंथ माना जाएगा, क्योंकि यही वो डायमेंशन है जो कि करंट फ्लो के पैरेलल है। ठीक, डिवाइडेड बाई के इंटू एरिया। एरिया हमने कहा था कि करंट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला सरफेस का एरिया लेना है। तो करंट फ्लो चूंकि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर सरफेस जो है वो सिलेंडर का कर्व सरफेस होगा। तो कर्व सरफेस जो है इस एलिमेंट्री सिलेंडर का, उसको लिखेंगे 2 पाई इंटू एक्स इंटू एल। एक्स उसका रेडियस है और एल उसकी लंबाई है। अगर इस सिलेंडर की लंबाई एल है, तो ये जो एलिमेंट्री सिलेंडर है इसका भी लंबाई एल होगा। तो ये जो है इस एलिमेंट्री सिलेंडर का रेजिस्टेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r, और इसको इंटीग्रेट करेंगे r1 से r2 तक। x का जो वैल्यू है, ऐसा एलिमेंट्री सिलेंडर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा r, और 1/2 पाई के एल कॉन्स्टेंट टर्म है, इधर हो जाएगा dx बाई एक्स, r1 टू r2। तो 1/2 पाई के इंटू एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log r2 बाई r1। तो थर्मल रेजिस्टेंस आ गया इतना, log r2 बाई r1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें हीट करंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, 27 माइनस 0, है ना। बाहर टेम्परेचर 27 दिया गया था और अंदर 0 दिया गया था, तो टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो 27 डिवाइडेड बाई log r2 बाई r1, और ऊपर चले जाएगा 2 पाई के इंटू एल। तो इस तरह से इस केस में हम लोग हीट रेजिस्टेंस जो है, वो हीट करंट जो है, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 डायमेंशनल करंट फ्लो देखा था, फिर 3 डायमेंशनल करंट फ्लो देखा था, वैसे ही हीट ट्रांसफर में भी हम लोग दोनों तरह के हीट फ्लो देखेंगे। 2 डायमेंशनल हीट फ्लो का अभी जो है थ्योरी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल हीट फ्लो की थ्योरी। इसमें क्या है कि एक हॉलो स्फीयर दिया गया है, आप देखेंगे फिगर बनाया गया है। इसमें एक हॉलो स्फीयर है जिसका कि इनर रेडियस है r1, ठीक है, और आउटर रेडियस है r2, है ना। तो ये एक ऐसा हॉलो स्फीयर है जिसके बाहर रूम टेम्परेचर है, इसको रूम के अंदर रखा गया है, और इसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस रखा गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें हीट कैसे फ्लो करेगा, है ना। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और अंदर का 0 है। तो हर तरफ से, चूंकि ये स्फीयर है ना, हमने कहा कि ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 and outer radius r2। तो ये स्फीयर जो है
ये रूम में रखा है तो बाहर रूम टेम्परेचर है और अंदर आइस रखा है, तो इसमें जो हीट फ्लो करेगा वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे अंदर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो चूंकि ये हर तरफ से आ रहा होगा, ऊपर से नीचे से, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग 3 डायमेंशनल हीट फ्लो कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हमें हीट करंट निकालना हो तो उसके लिए पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री एक जो है स्फेरिकल शेल लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने सिलेंडर वाले केस में एक एलिमेंट्री सिलेंडर लिया था, वैसे ही यहाँ भी हम लोग लेंगे कंसीडर एन स्मॉल a small spherical shell of radius x and thickness dx। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं अंदर स्फीयर बनाया गया है, ये रेड कलर वाला, ये है अपना एलिमेंट्री स्फीयर। इसका रेडियस है x और इसका जो थिकनेस है ये है dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिमेंट्री स्फीयर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल स्फीयर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो जो भी मटेरियल है इस स्फीयर का उसकी कंडक्टिविटी हमें k दी गई है, तो इस एलिमेंट्री स्फीयर का रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि रेजिस्टेंस होता है L बाई K इंटू A। L लेते हैं हम लोग करंट फ्लो के पैरेलल वाला डायमेंशन। तो करंट फ्लो यहाँ पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके पैरेलल जो डायमेंशन है इस एलिमेंट का वो है dx। इसका थिकनेस ही लेंथ बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई k। और एरिया लेते टाइम बताया था कि करंट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला सरफेस का एरिया लेना चाहिए। तो करंट चूंकि रेडियली इनवर्ड हो रहा है, तो ये जो कर्व सरफेस है स्फीयर का यानी कि 4 पाई x स्क्वायर, ये जो सरफेस होगा वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग एरिया लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हम लोग इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं इसलिए उसका रेडियस हमने x लिया है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r, और ये जो अपना स्फीयर है वो r1 से r2 तक जाएगा। तो मटेरियल जो है वो r1 से सिर्फ r2 तक ही है। तो ऐसा शेल, एलिमेंट्री शेल हमें r1 रेडियस से लेकर के r2 रेडियस तक लेना पड़ेगा, इसलिए लिमिट रखेंगे r1 से r2 तक। ठीक, इसके बाद जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि 1 बाई 4 पाई के, इनको बाहर कर देंगे, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा r और राइट हैंड साइड में आएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाई एक्स, लिमिट रखेंगे r1 टू r2। तो 1 बाई 4 पाई के लिमिट रखने से आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के r1 इंटू r2। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर हमें थर्मल करंट निकालना हो तो डेल्टा T बाई थर्मल रेजिस्टेंस करना चाहिए। डेल्टा T है 27 माइनस 0 बाई थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू रख देंगे R2 माइनस R1, और ऊपर में आ जाएगा 4 पाई के R1 इंटू R2। तो इस तरह से थर्मल करंट की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है।
अभी हम लोग ये देखेंगे कि लेक वाटर जो होता है उसके सरफेस पर आइस लेयर किस तरह से बनता है ना। जब वहाँ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नेगेटिव में होता है तो किस तरह से आइस लेयर फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस लेयर ऑन लेक वाटर सरफेस। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, बाहर का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है -T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो ये देख रहे हैं कि वाई थिकनेस का आइस लेयर पहले ही फ्रीज हो चुका है और अब जो है वो dy थिकनेस का आइस लेयर और फ्रीज होना है। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री लेयर लिया है dy थिकनेस का। तो यहाँ पर ये आइस फ्रीज होने वाला होगा, यहाँ का टेम्परेचर होगा अभी 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर होगा -T डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। इसके नीचे का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, नीचे एक्चुअली में वाटर होगा और इधर जो है ये आइस है। तो ये जो रेड कलर के हमने जो लाइंस बनाई हैं ये एक्चुअली में आइस लेयर है ना। तो वाई थिकनेस का आइस लेयर फ्रीज हो चुका है और dy थिकनेस का आइस लेयर फ्रीज होना है। तो dy थिकनेस का जो आइस लेयर फ्रीज होगा तो इसमें से कुछ न कुछ हीट निकलेगा और वो हीट यहाँ से निकल करके बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि dq/dt इज इक्वल टू k क्या है, यह जो आइस लेयर है इसकी कंडक्टिविटी है ना। यहाँ से जो हीट निकलेगा वो कंडक्शन के थ्रू आइस लेयर से होकर के बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, तो k इसका एरिया जो है, मान लेते हैं लेक का वाटर सरफेस का एरिया है A, तो इसको हम लोग ले लेंगे A। ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस है 0 -T यानी कि 0 + T हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो थिकनेस है ये है, जो यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रहा है ये है y। ठीक, तो अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से जो dq हीट निकलेगा वो हो जाएगा KA × T/y × dt। ठीक है, तो कह सकते हैं कि dt टाइम इंटरवल में जो dq हीट निकलेगा वो सारा बाहर निकल जाएगा इधर। और ये जो dq हीट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, जब ये आइस फ्रीज होगा, यानी वाटर जो है फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए जो हीट की ज़रूरत पड़ती है वो हो जाएगा मास ऑफ आइस जो कि फ्रीज हुआ है अभी dy थिकनेस वाला इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो अगर डेंसिटी जो है आइस का रो है, एरिया A है और थिकनेस है dy, तो एरिया इंटू dy जो है इस लेयर का वॉल्यूम हो गया। ये जो लेयर हमने लिया है इस लेयर का एरिया है A और थिकनेस dy है, तो ये वॉल्यूम हो गया। रो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया उस आइस का मास और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो dt है, dt को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ρA × LF डिवाइडेड बाई KA × T × y dy। ठीक है, अब अगर इनको इंटीग्रेट किया जाए तो बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ y और t जो है यही वेरिएबल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरू में थिकनेस था आइस लेयर का y1, तब जो है टाइम हुआ था 0, और जब थिकनेस y2 हो गया तो टाइम हो गया t। तो यहाँ से जो t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ρALF बाई KAT y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ये जो t है
वो ये बताता है टाइम टेकन इन freezing the ice layer from thickness y1 to y2। ठीक है, पहले y1 था 0 टाइम पर और फिर बाद में y2। तो y1 से y2 तक फ्रीज होने में जो समय लगेगा उस समय को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।